अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी टाइम विद हमारा शाह। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स सुने होंगे। उनमें से आपने काफ़ी चीज़ें जो है वो क्वेश्चनिंग करके भी पूछनी है और ज़रूर पूछा करें, क्योंकि जो बच्चे लेक्चर सुनते हैं अगर उनका कोई भी क्वेश्चन हो तो उन्हें ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे फिर ही मुझे समझ आएगी कि आपको किस चीज़ में मसला है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो इसी तरह से जो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ स्कूल में, उन बच्चों ने कहा था कि मैम साइंस की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है चैप्टर 1 में, लेकिन हमें फिजिक्स की डेफिनेशन या फिजिक्स के हवाले से भी तो नहीं पता कि फिजिक्स क्या है और हम फिजिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी ब्रांचेस क्या है और सारा कुछ स्कोप वगैरह फिजिक्स का क्या है। तो उसके हवाले से यानी कि अगर मेरे जहन में भी आया था कि अगर इन्होंने ये न्यू बुक बनाई है तो उसमें हमें ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो फिजिक्स के हवाले से ही पढ़ाना चाहिए कि फिजिक्स क्या है और इसकी ब्रांचेस क्या है। लेकिन इन्होंने इस तरह नहीं किया हुआ। ये चैप्टर नंबर 9 जो है ना हमारा, ये है नेचर ऑफ साइंस। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नेचर ऑफ साइंस के हवाले से चैप्टर नंबर 9 है जो हमने आज कवर करना है। और चैप्टर नंबर 9 ही बेसिकली फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए था मेरे ख्याल में। बाकी अब जारी बात है, जिन्होंने बनाया उनका ज्यादा हो सकता है तजर्बा हो, उन्होंने उस हवाले से बनाया हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये था कि जो फिजिक्स की डेफिनेशन है, उसका स्कोप है, उसकी ब्रांचेज है, वो फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 9 में है। तो चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों ने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़नी है, उसका स्कोप रीड आउट करेंगे, उसके हवाले से आप उसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे और भी कई ऐसी आगे इसके उन्होंने चैप्टर नंबर 1 की चीजें जो है वो इसी में डाली हुई है जो चैप्टर नंबर 9 है हमारा। ठीक है, तो हम इसी को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं। नेचर ऑफ साइंस में क्या है आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लेना है। ये चैप्टर के बारे में बताते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पेज पे क्या है। तो ये मैंने ओपन कर लिया है फर्स्ट वाला चैप्टर। इसमें सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आ रही है, वो डेफिनेशन किसकी है? साइंस की। ठीक है, ये देखिए मैंने निशान लगाया हुआ है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज साइंस एंड क्लासिफिकेशन उसकी बताएं। साइंस की आगे से क्लासिफिकेशन क्या है आगे से साइंस की। ठीक है, तो साइंस की डेफिनेशन है हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। साइंस इज अ कलेक्शन ऑफ नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमिना। साइंस क्या है? नेचुरल फिनोमिना, कुदरती तौर पे क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या फिनोमिना हो रहे हैं। जैसे सूरज निकलता है, चांद जमीन के गिर्द घूमता है, सूरज रात को गुरूब हो जाता है मगरब टाइम पे। तो ये सारे फिनोमिना जो हमारे हैं जिनको हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, एंड प्रोसेस एंड इवन अकरिंग अराउंड अस, जितने भी इवेंट्स हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं उसके बारे में जब हम सोचते हैं, हम उसको मजीद एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर मजीद काम करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, वो तमाम चीजें हमारी जो है वो साइंस में आएंगी। ठीक है, द प्रोसेस स्टार्ट विद आस्किंग अ क्वेश्चन। ये जो प्रोसेस है हमारा साइंस का, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? एक सवाल जो हमारे जेहन में आता है वो है हाउ एंड व्हाई द थिंग्स ऑन द वर्ल्ड बिहेव एज सच। क्यों जो है वो चीजें इस तरह असर करती हैं। जैसे कि क्यों हमारे पास जो है वो सूरज सुबह टाइम तुलू होता है और रात टाइम ग्रूब होता है, इसके हवाले से चीजें हो जाती हैं। या फिर चांद क्यों जमीन के गिर्द घूमता है, तमाम चीजें जो है वो जमीन की तरफ क्यों अट्रैक्ट होती हैं, ग्रेविटी के बारे में। ये तमाम चीजें जो है ना साइंसदानों के जहन में ये सवाल आए थे कि ये क्यों होता है, और ये जो क्यों है उसी के जवाब को हल करते करते उन्होंने जितनी भी तरक्कियां की हैं, जितनी भी चीजें इन्वेंट की हैं, वो इन्हीं के जवाब को सोचते हुए की हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने डेफिनेशन जो यहाँ से लेके आई यहाँ तक बस इतनी ही याद करनी है। इसके अलावा आप जैसे इसको अंडरस्टैंड कर ले, वो मैं आपको जैसे ओरली समझा रही हूँ उसी तरह अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, उसके बाद है हमने जो है वो तमाम चीजें अपने इर्द गिर्द देखी हैं, कितनी हो रही हैं, उसको फिर हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हल करने की कोशिश किया है जो हमारे ज़हन में क्वेश्चन थे उनको। एंड सच स्टडी ऑफ नेचर गिव द बर्थ ऑफ सिंगल डिसिप्लिन नोन एज नेचुरल फिलॉसफी। और इस तरह के सवालात ने एक जो है ना नई इजाद की थी साइंस की, जिसका नाम पहले होता था नेचुरल फिलॉसफी। अब तो ये साइंस है ना, लेकिन शुरू में जब इन्होंने ये मतलब चीजें इन्वेंट करना शुरू की थी तब इसका नाम था नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है, नो नोन एज साइंस, यानी कि पहले नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था, अब ये इसका नाम बन गया है साइंस। ठीक है, and there was a tremendous increase in the volume of science knowledge at the beginning of 19th century। और इसी तरह साइंस के अंदर मजीद तरक्की हुई, मजीद उन्होंने इन्वेंशंस की थी 19th सेंचुरी में। एंड इट मेड इट नेसेसरी टू क्लासिफाई द स्टडी ऑफ नेचर बेसिकली इनटू टू मेन डिसिप्लिन्स। तो इसी ने फिर साइंसदानों को मजीद इस नतीजे पे लाया कि हमें इसे क्लासिफाई करना चाहिए दो बेसिक डिसिप्लिन में। वो दो क्या हैं? एक थी हमारे पास लिविंग थिंग के हवाले से और एक थी नॉन लिविंग थिंग।
के हवाले से। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो कुदरत में पाई जाती हैं, ठीक है, जिनके अंदर सांस होती है, जो सांस लेती हैं, हरकत करती है, वो तमाम चीजें लिविंग थिंग में आती हैं। नॉन लिविंग थिंग में बेजहां चीजें आ गई, जैसे ये बुक होगी, पेंसिल होगी, टेबल हो गया, ये तमाम चीजें खुद हरकत नहीं कर सकती, हमें ये खुद मूव करवाना पड़ता है, ना ये सांस लेती हैं, ठीक है, ना ये खाती पीती हैं। तो ये दोनों चीजें हमारे पास इन्होंने दो मेन ब्रांचेस बना दी हैं। एक है हमारे पास लिविंग के हवाले से, एक है हमारे पास नॉन लिविंग के हवाले से, ठीक है। तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिफिकेशन क्या की गई थी साइंस की, तो आपने इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक बता देना है कि क्लासिफिकेशन दो थी, एक थी लिविंग थिंग के हवाले से, एक थी नॉन लिविंग थिंग के हवाले से। जो लिविंग थिंग थी उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, और जो नॉन लिविंग थिंग है उसको हम कहते हैं फिजिकल साइंस, ठीक है। इसको रीड आउट कर लेते हैं। द बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद द लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिकल साइंस क्या है, जो लिविंग थिंग के हवाले से है। एंड द फिजिकल साइंस, और फिजिकल साइंस, फिजिकल नाम से पता चल रहा है, आपने फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, तो ये उसी वाले से है, ठीक है। फिजिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जिनके अंदर जान नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। फिजिक्स इज एन इम्पोर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस, ये भी डेफिनेशन के बाद आपको फिजिक्स में बताना चाहिए कि फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंस का पार्ट है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है। फिजिक्स में नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी, लिविंग थिंग्स जो है वो हमारे पास बायो में आएंगी, ठीक है। तो ये जो है इनका आपने याद कर लेना है, जितने जितने मैंने निशान लगाए हैं वही याद कीजिएगा। इसके अलावा जितना भी है वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्कोप ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स का हमें कहाँ कहाँ यूज मिल रहा है डेली लाइफ में, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, उस हवाले से। वैसे ये प्रॉपर नहीं इन्होंने लिखा हुआ, क्योंकि मैंने ये रीड किया है, इसमें जो है ना छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन इसके स्कोप में जो चीजें होनी चाहिए थी ना, वो पुरानी वाली बुक में बहुत अच्छा उन्होंने बताया हुआ था इसका स्कोप। इस वाली बुक में जो है ना वो स्कोप उस तरह नहीं है, उन्होंने एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा बताई हैं इस वाली बुक पे, और वो एग्जाम्पल्स शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, वो मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ, ठीक है। स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन ही बता रहे हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। ऊपर फिर आपने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, यहाँ पे नीचे आपको फिजिक्स की डेफिनेशन बता रही हूँ। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस दैट डील विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ये एक फंडामेंटल साइंस है, कुदरती साइंस है, जो कि नेचुरली तौर पे हो रहा है सारा कुछ यूनिवर्स में, उसके हवाले से। दैट इज मैटर, एनर्जी एंड स्पेस टाइम, यानी कि तीन चार चीजें हैं। मैटर, मैट्रिक्स को कहते हैं मादा को, ठीक है, जो एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इसकी डेफिनेशन है ये, ठीक है। कोई भी चीज जिसने कोई ना कोई मास हो, जिसने कोई ना कोई जगह घेरी है, उसका मतलब है वो मैटर है। यहाँ पे टेबल पे आपको जितनी भी चीजें नजर आ रही है, टेबल, पेंसिल, बुक, रेजर, जो भी चीजें हैं, ये तमाम चीजें इनका मैस है, और ये स्पेस घेरती है, जैसे जगह घेरती है जिसे हम कहते हैं। जैसे ये पेंसिल है, उसको हम रख देते हैं बुक के ऊपर, तो ये इसने कितनी स्पेस कवर की हुई है, ये तमाम स्पेस जो है इसने जो कवर की है, उसको हम कहेंगे कि वो उसका मैस, और उसके साथ साथ उसने स्पेस को कवर किया, तो ये इसका मतलब है ये मैटर होगी, ठीक है। एंड एनर्जी, अब किसी चीज के अंदर एनर्जी होती है, जैसे हमारे अंदर एनर्जी, हम काम कर सकते हैं, किसी ना किसी मशीन की बात कर लो तो उसी के अंदर भी एनर्जी होती है, वो भी काम करती है। एंड स्पेस, स्पेस किसे हम कहते हैं, ये जो हमारे इर्द गिर्द पाई जा रही है, ये तमाम स्पेस ही तो है, ठीक है। एंड टाइम, टाइम आप लोगों को पता है, टाइम को तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन, पहले सिर्फ म्यूचुअल इंटरेक्शन होता था, अब रिलेशनशिप भी साथ उन्होंने ऐड कर लिया, यानी कि उन तमाम चीजों का आपस में क्या तल्लक है, उनका क्या रिलेशन है, उसी को हम कहेंगे वो फिजिक्स है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे एंड होगी। इसके बाद इसके बारे में और भी बताया जा रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि डिफाइन फिजिक्स, आपने डेफिनेशन राइट करनी है, और उसके बाद ये भी राइट कीजिएगा, ठीक है। इट स्ट्राइव्स टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स वर्क, ये हमें बताता है कि दुनिया में कितनी चीजें हैं, वो कैसे वर्क करती हैं। जैसे सूरज का आपको पता है, जमीन का आपको पता है, जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, इसके हवाले से भी आपको ये भी पता है कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द भी घूमती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के पास, एंड द स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू द लार्जेस्ट स्टार एंड गैलेक्सीज। नेक्स्ट है हमारे पास, वी हैव स्टडीड सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटररिलेशनशिप इन द अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस बुक। तो ये पहले का बता रहे हैं कि आप लोगों ने मैटर, एनर्जी और उनका रिलेशनशिप पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ लिया है, या नेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं।
ये ऐसा जो आपको याद करने वाला नहीं है। इसके बाद जो आपका मेन स्टेप स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ से हैं, व्हाट इज टाइम। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, आपने टाइम के बारे में बताना है, टाइम क्या है, उसको आप मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज टाइम, तो आपने बताना है द टाइम इज मेजर्ड द सीक्वेंस एंड द ड्यूरेशन ऑफ इवेंट। यानी कि टाइम क्या होता है, हमने देखना होता है कि चीजों का काम कर रहे हैं अगर हम, तो हमें कितना जो है ड्यूरेशन लगा है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को देख लें हम, तो वही आपको पता चल जाएगा कि ये इसका ड्यूरेशन था, ये इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड फोर डायमेंशन। टाइम को आप कहते हो ये फोर्थ डायमेंशन यानी कि 4D है। ओके, आप लोगों ने डायमेंशंस अगर पढ़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक डायमेंशंस को नहीं समझा तो मैं इंशाल्लाह वो वाली वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको प्रॉपर डायमेंशन का बताऊंगी, 1D 2D 3D 4D ये तमाम चीजें क्या होती हैं। ठीक है, ये मैथ की है तो इसलिए ये मैथ की जब वीडियोज बनाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी। ठीक है, for example, oscillating motion such as that of the swinging pendulum lies on the time interval that determines frequency of oscillation। तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड आपको बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं जी, पेंडुलम का। तो पेंडुलम का बच्चों को शायद अभी तक ना पता हो, तो पेंडुलम उसे कहते हैं बेटा, जैसे आप लोगों ने वॉच देखी है, घड़ियां, वो जो वॉच होती है उनके नीचे जो होता है ना वो एक लटका होता है जिसे हम कहते हैं पेंडुलम, जो ऐसे ऐसे हिलता रहता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन के गिर्द हिलता रहता है, तो वो होता है हमारे पास पेंडुलम। तो पेंडुलम के हवाले से काफी बच्चों ने क्लॉक वगैरह देखे हुए हैं, उसके नीचे जो घंटा घर की तरह घंटा घूम रहा होता है उसको हम कहते हैं वो पेंडुलम है, क्योंकि वो बार बार अपने मेन पोजीशन पे आता है, एक दफा एक्सट्रीम पे जाता है, फिर मीन पे आता है, फिर एक्सट्रीम पे जाता है और फिर दोबारा मीन पे आ जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पेंडुलम। वो इंशाल्लाह आपको अगर 10th क्लास में भी दोबारा टॉपिक आया तो बताएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जो 10th क्लास पढ़ रही है उन बच्चों का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हमने पेंडुलम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोगों का भी जब आएगा तो आपको समझा दिया जाएगा। इसके बाद एक और आप ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, एक तो ये है व्हाट इज टाइम, और एक यहाँ पे बन रहा है कि व्हाट इज टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये दो अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। वो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, it is the example of time dilation, which is the phenomena described by a special theory of relativity, where time passes slowly from an observer moving at the ultra high speed compared to one relativity at rest। ये डेफिनेशन आपको बताया जा रहा है टाइम ड्यूरेशन का, कि जब आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि आप वेरी अल्ट्रा हाई स्पीड से मूव करते हैं, तो इतनी तेजी से मूव करने की वजह से आपको लगता है कि टाइम बहुत आहिस्ता आहिस्ता पास हो रहा है। ठीक है, और ये भी आप लोगों को शायद अभी इतना अच्छा समझ ना आए, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स और इसके अलावा जो है ना वो काफी आगे से इसकी ब्रांचेज है, इसकी काफी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और आप लोग अगर कोई बच्चे देखते हैं वो बाहर की कंट्रीज की मूवीज वगैरह, तो उसमें जो है ना ये उन्होंने एक इमेजिनेशन की होती है कि कोई बंदा इतनी स्पीड से चलता है कि अगर वो इतनी स्पीड से चलेगा तो उसको टाइम जैसे वो रोक लेता है टाइम को। ठीक है, स्टॉप कर लेता है, बहुत आराम से टाइम पास करता है। ठीक है, ये जो स्पाइडरमैन वगैरह या इसके अलावा जो मूवीज होती हैं उसमें ये अल्ट्रा हाई स्पीड के कुछ लोग दिखाते हैं जिनकी इतनी पावर है कि वो बहुत तेजी से चलते हैं और वो टाइम को भी स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, टाइम कैसे स्टॉप होता है, जब आप बहुत ज्यादा स्पीड से चलते हैं, अल्ट्रा हाई स्पीड। ठीक है, तो ये आपका टाइम ड्यूरेशन का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ जाता है, इसलिए इसको भी आपने याद करना है। इसके हवाले से एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आपने बताना है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन हाउ स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज बट आर रिलेटेड टू ईच अदर। कहते हैं ये दोनों एब्सोल्यूट नहीं है, दोनों क्वांटिटीज का आपस में जो है तल्लक जो है ना वो है, लेकिन ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है। ओके, एंड इट इज डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड टाइम एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंस। यानी कि ये रिलेशन तो बताते हैं कि स्पेस और टाइम का क्या तल्लक है। रिलेटिविटी का मतलब है कि स्पेस और टाइम का तल्लुक बताता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है इन्फ्लुएंस बाय ग्रेविटी एंड स्पीड, ग्रेविटी के बारे में भी बताता है और स्पीड के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स। कहता है बेंडिंग ऑफ लाइट, किसे हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जो लाइट जो है वो, आपने कभी गौर किया सूरज को अगर हम देखें तो हमें लगता है जैसे सूरज की गिर्द एक लाइन सी बन रही है। ठीक है, वो भी हमें बेंडिंग ऑफ लाइट बताती है। उसी तरह जो तारे होते हैं उनकी गिर्द भी हमें एक थोड़ी सी लाइन सी नजर आ रही होती है। ठीक है, वो आपको अगर रियल लाइफ में ना भी नजर आए ना, तो अगर आप कभी टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो टीवी में आपको दिखा रहे होते हैं
जब आप टीवी वगैरह देखते हैं तो उसमें आपको दिखा रहे होते हैं एलसीडी पे मतलब कि कभी कभी सूरज को दिखाएं तो वो इस तरह ही दिखाते हैं कि सूरज बना हुआ है और इसके गिर्द एक लाइन सी नजर आती है, ठीक है, ये उसी लाइन का बता रहे हैं आप। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वांटम मैकेनिक्स का। ये आप अभी यहाँ से नहीं भी करेंगे तो नीचे ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाने, आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप ये वाला कर लें या वो वाला कर लें। वैसे मैं आपको ये रीड करवा देती हूँ। Another branch of physics which is quantum mechanics explain the behavior of particle at the atomic and subatomic level। यानी कि एटॉमिक मैकेनिक्स जो है हमारे पास वो किसके हवाले से है, वो एटम्स के हवाले से और सब एटम, जितने भी एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह, उनके हवाले से है, ठीक है। एंड इट इज हाउ द फिजिक्स हैज अप्लाइड द प्रिंसिपल्स टू वाइड वैरायटी ऑफ फिनोमिना। यानी कि इसके अलावा भी जो फिजिक्स का फिनोमिना है, कैसे कैसे इसका असर हो रहा है किन किन चीजों पे है, उसके हवाले से भी आपको बताया जाएगा। फॉर एवरीडे अकरेंस सच एज रिलेटेड टू मोशन, यानी कि हमारे आम रूटीन में कितनी मोशंस हो रही है, जैसे बाइक की बात कर लें, बाइक मूव कर रही है, आप उसका फिनोमेना देख लें, उसके ऊपर भी फिजिक्स का असर है, फिजिक्स की वजह से ही तो बाइक बनी है, ठीक है। एंड द हीट टू एक्सट्रीम द कंडीशन फाउंडेड इन द यूनिवर्स। इसके अलावा हीट किसे कहते हैं, हरारत को, हरारत किसे कहते हैं, गर्म चीजें जिसे होगी, ठीक है। तो कहते हैं हीट जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे हम जो है उसके हवाले से पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो हीट के हवाले से आप लोगों को ये भी बताना चाहिए कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो हीट की ही वजह से हैं, ठीक है। सूरज की जो गर्माहट है, जो सूरज की रोशनी है, वो दोनों चीजें ही दुनिया में तमाम चीजें जो है उन्हीं की वजह से हैं। अगर सूरज का वजूद खत्म हो जाए तो दुनिया पे रहना ही मुश्किल हो जाए, दुनिया पे कोई चीज सर्वाइव ही नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस वजह से हीट के बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स करवाऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अभी तक का ये हमारा जो चैप्टर हो चुका है, चैप्टर के स्टार्टिंग से लेके स्कोप तक, तो इतना काफी है, आप लोगों को समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की समझ नहीं आई है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको मतलब आप कह रहे हैं कि अभी दोबारा बता दें कितने शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें, इस लेक्चर में हमने जो कवर किए हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।